Thank you, sir. Thank you, ma'am. It is a matter of immense pleasure and a pride to extend a warm welcome to Srimati Jyoti Ratre, an inspiring mountaineer and a symbol of courage and perseverance and determination. Ma'am, your remarkable journey from setting your sights on the highest peaks to conquering them with unwavering resolve stands as a shining example of what dedication, discipline, and belief in oneself can achieve. Your success story is not just about scaling the mountains, but about overcoming challenges, breaking barriers, and inspiring countless others to pursue their dreams fearlessly. Today, we all have gathered to listen to you and your journey of success. We look forward to being motivated by your experiences, insights, and the life lessons you have learned through your extraordinary adventures. Your presence here reminds us that with passion and persistence, no peak is too high to conquer. Once again, we extend a heartful welcome to you, ma'am. Now, I hand over the session to our eminent speaker of the day, Jyoti ma'am. Ma'am. यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को और मंजासीन सर सभी को मेरा जय हिंद। राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहाँ तक जाएगा, खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। मैं ज्योति रात्रे विश्व की उन 32 महिलाओं में शामिल हूँ जिन्होंने 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। मैं भारत की सबसे उम्रदराज महिला हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट के साथ 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह की है, और इसके साथ ही मैंने देश विदेश के करीब 12 पर्वतों को भी फतह किया है। मैंने सिर्फ कठिन पर्वतों की ऊंचाइयां ही नहीं पार की हैं, मैंने अपने अंदर की भी बहुत सारे पहाड़ चढ़े हैं। मेरी यात्रा शुरू होती है 2017 से। मेरी जो यात्रा है वो असंभव से संभव की यात्रा है। वो इस वजह से कि सबसे पहला तो मैंने सपना ही 49 साल की उम्र में एवरेस्ट जाने का देखा। दूसरा, जब मैंने अपने आप का टेस्ट करवाया तो मेरे लंग्स पुअर थे। तीसरा, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग के लिए लोगों से रिक्वेस्ट की या जगह जगह मैंने गई तो हर जगह से मुझे मना ही मिला, कहीं से भी मुझे पॉजिटिव नहीं मिला। तो मेरी जो यात्रा है वो असंभव से संभव की यात्रा है। 2017 में जब मैं पहली बार पहाड़ देखने के मन से मैं एक छोटे से ट्रैक पे गई, तब मेरी कुछ भी फिटनेस नहीं थी और मैं रोटरी क्लब के एक्सचेंज में आए हुए बच्चों के साथ में उस ट्रैक पे गई थी। और जब मैं ट्रैक से वापस आई तो मैंने पहली बार पहाड़ देखे थे। पहाड़ देखने का भी मेरे मन में बचपन का ही एक सपना था, कारण था मैंने किसी का वक्तव्य सुना था कि जब मैं मरूं तो मेरी अस्थियां हिमालय पे बिखेर देना। तो एक बाल मन में ये क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्या हिमालय में है कि लोग मरने के बाद भी वहाँ जाना चाहते हैं। मैं जीते जी देखना चाहती थी। और जब मैंने 2017 में पहली बार पहाड़ देखे तो मुझे पहाड़ों से प्यार हो गया। और व्यक्ति अपने पहली नज़र के प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरता है, और वही मेरे साथ रहा। और जब मैंने लौटी तो मुझे पल्मोनरी एडिमा हो गया था क्योंकि मेरे लंग्स बहुत पुअर थे। और जब मैं वापस आई तो डॉक्टरों ने कहा कि आज के बाद आप पहाड़ों पे मत जाना, अच्छा हुआ आप वापस आ गए हैं और आप बच गए हैं। मैं थोड़ी सी ज़िद्दी जुनूनी हूँ, वैसे तो सब लोग होते ही हैं कि जब कोई मना करता है तो फिर से करने का मन होता है। तो मैंने भी ये सोचा कि मैंने पहली बार अपने बारे में सोचा था कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, और तभी फिर से मेरे लिए नहीं शब्द आया। वैसे हम महिलाएं जो होती हैं इसको नहीं शब्द को सुन के
बहुत कुछ आत्मसात कर लेती हैं, कि किसी ने बोला है तो मान भी लेती हैं, पर हमेशा नहीं मानती हैं, ज़िद तो रहती है। तो दोबारा जब मैं अपने लिए टेस्ट करना था मुझे कि क्या डॉक्टर ने बोला वो सही है क्या, तो जब हम टेस्ट करते हैं और परीक्षाएं आप भी दे के आए हैं, तो जब भी आप मॉक टेस्ट भी देते होंगे तो कोशिश करते हैं कि सबसे कठिन पेपर को हम करके देखें कि ताकि पता चले कि हमारी तैयारियां कैसी हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया और मैंने जो देश के 5 सबसे कठिन ट्रैक थे उसमें से मैंने एक चूज़ किया। ये मेरे पहले ट्रैक का है, सोरताल, और ये वो दृश्य है जिसको देख के मुझे प्यार हुआ था पहाड़ों से। उसके बाद मैंने जो देश के सबसे कठिन ट्रैक थे 5, उसमें से मैंने चूज़ किया पिन पार्वती अपने आप को टेस्ट करने के लिए, जो 5350 मीटर हाइट पे था और 100 किलोमीटर लंबा था। जब मैंने वो सक्सेसफुली कर लिया तभी मेरे मन में ये विचार आया कि अगर मैं अपनी फ़िटनेस बढ़ा लूँ तो मैं माउंट एवरेस्ट फ़तह कर सकती हूँ। तब मुझे नहीं पता था कि माउंट एवरेस्ट क्या है, ये ज़रूर पता था कि बहुत टफ़ है और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और मैंने ये सोचा कि मुझे तो ट्रेनिंग मिल जाएगी, और माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ 5 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ मैंने अपने आप को रजिस्टर किया, एप्लीकेशंस भेजी और मैंने फ़ोन पे भी बात की, लेकिन वहाँ 42 साल की उम्र तक ही ट्रेनिंग दी जाती है और सबने मुझे मना कर दिया। मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि आप मेरा फ़िज़िकल टेस्ट ले लीजिए, अगर मैं फ़िज़िकल में पास हो जाऊँ तो आप रख लीजिए, लेकिन क्योंकि सरकारी संस्थान है उनके अपने नियम थे, उन्होंने मना किया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे पास एक बहुत अच्छा बहाना था लोगों को बोलने के लिए कि मुझे तो माउंट एवरेस्ट जाना था लेकिन मुझे कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिली, जैसा कि हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिलती, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, तो आजकल एक इंटरनेट इतना अच्छा दोस्त है कि अगर आप उससे पॉजिटिवली उसको देखें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने भी लोगों के ब्लॉग्स पढ़े, उनकी कहानियाँ देखी, समझी और अपने आप को तैयार करना शुरू किया। लेकिन जब मैंने अपनी तैयारियां शुरू की तब मेरी उम्र 49 साल थी, और इस उम्र में महिलाओं में बहुत चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि इस समय पर प्री ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, कमर दर्द, घुटने का दर्द, हर चीज़, और वो सब मैंने भी फेस की। लेकिन फिर मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। मुझे एक भी एक्सरसाइज के बारे में पता नहीं था, मुझे दौड़ना भी नहीं आता था, मैंने दौड़ना भी सीखा। मैं 50 मीटर भी एक साथ नहीं दौड़ सकती थी, मैंने सब कुछ बहुत धीरे धीरे किया। मैंने रोज़ अपने आप को मैं चैलेंज लेती थी कि आज मैं 5 मिनट लगातार दौड़ूंगी, आज मैं 6 मिनट लगातार दौड़ूंगी। जिस दिन मैं 10 मिनट लगातार दौड़ी मैं बहुत खुश थी कि मैं 10 मिनट दौड़ पा रही हूँ। लेकिन अभी सुनने में आपको लग रहा होगा कि 10 मिनट क्या होते हैं, लेकिन मेरे लिए वो भी बहुत भारी थे। और इस तरह मैंने अपने आप को धीरे धीरे ट्रेन किया। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन जितने भी लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे वो अंडर 30 या 35 के अंदर थे, और उनकी फ़िटनेस का लेवल और मेरी फ़िटनेस के लेवल में बहुत अंतर था। और इस तरह जब भी मैं कहीं जा रही थी, मैं जब जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए गई वहाँ पर भी मुझे यही कहा गया कि नहीं मैडम, हम आपको इसके लिए नहीं तैयार कर सकते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए हम जनरल आपको फ़िटनेस के लिए हम करवा सकते हैं, क्योंकि जो आपकी एज है और आपने कभी कुछ नहीं किया है, तो बॉडी में अगर कुछ इंजरी हो गई तो उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसकी ज़िम्मेदारी भी मैंने अपने आप ही ली और मैंने कहा ठीक है, आप सिर्फ मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा दीजिए, बाकी मैं देख लूँगी। फिर मुझे लोगों ने कहा कि आपको 5 से 6 घंटे तक, अगर आपको एवरेस्ट जाना है तो 5 से 6 घंटे अपने लिए निकालने होंगे और ट्रेनिंग करना पड़ेगा। मैंने यहाँ भी अपने आप को चैलेंज लिया और मैंने अपनी एक्सरसाइज के लिए घर के जो मेरे काम थे उसी में अपने एक्सरसाइज को इंक्लूड किया। हम जब पहाड़ों पे जाते हैं तो करीब 15 से 20 किलो वज़न हमारे कंधे पर होता है। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है और भी सामान होता है, और जो हमारे गियर्स होते हैं वो भी इतने भारी होते हैं। तो उसके लिए मैंने एक जैकेट बनवाई, वो मेरी 10 से 12 किलो की जैकेट है, जिसको मैं सुबह दौड़ने के बाद में पहन लेती थी और घर के सारे काम 5 से 6 घंटे उसको पहन के करती थी। क्योंकि जूते 2-2 किलो के होते हैं तो पैर में मैं 2-2 किलो के कफ पहन के दिन भर रहती थी। सुबह से शाम तक मेरे पैर में 2-2 किलो के कफ रहते थे। इस तरह मैंने अपने आप को तैयार किया। ये सब तैयारियां मेरी चल रही थी और कोविड आ गया। कोविड सबके लिए आपदा की तरह था, मेरे लिए वो अवसर की तरह आया। मेरा अपना एक बिज़नेस है, तो मुझे बिज़नेस से छुट्टी मिली। लोग बहुत दुखी थे, मैं बहुत खुश थी
कि मैं अपना सपना पूरा कर पाऊँगी। और इस तरह मैंने कोविड पीरियड में अपने आप को और ज़्यादा तैयार किया। और ये मेरी प्रिपरेशन का है, ये मनुआ भान की टेकरी है भोपाल में, ये प्रैक्टिस वहीं पर की हुई है मैंने। जब कोविड आ गया तो मैंने अपने को तैयार किया और अक्टूबर में कोविड थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली थी तो मैंने अपने लिए अलग अलग पहाड़ चूज़ किए हुए थे कि किस पहाड़ से मुझे कौन सी ट्रेनिंग मिलेगी। तो जो मनाली में देव टिब्बा है वो 6000 मीटर का है, वहाँ से मुझे 2 तरह की ट्रेनिंग मिली। एक जुमारिंग जो कि रस्सी के सहारे पहाड़ों पे चढ़ा जाता है, और माउंट एवरेस्ट जो है पूरा उसी के सहारे चढ़ा जाता है। वहाँ कोई रास्ता नहीं है, आपको जुमार लगा के ही पूरा क्लाइंब करना होता है। और दूसरा ये था कि मैंने कभी बर्फ़ पे कैसे चलते हैं, वहाँ कौन से शूज़ पहने जाते हैं और कैसे उनको यूज़ किया जाता है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। ये 2 तरह की ट्रेनिंग मुझे देव टिब्बा से मिलने वाली थी। कोविड के दौरान अक्टूबर में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला। एवरेस्ट मेरे दिलो दिमाग पर इस कदर छाया हुआ था कि मुझे कोई भी परेशानी जो थी वो सब छोटी नज़र आ रही थी। तो लक्ष्य हमेशा ऐसा रखिए अपना कि जो भी परेशानियां हैं उनको आप दाएं बाएं से निकाल दीजिए, क्योंकि लक्ष्य बड़ा रहेगा और परेशानियों के बीच में अगर आप फंस गए तो फिर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब अक्टूबर में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला और मैंने जिनके साथ मैं पिंड पार्वती गई थी उन्हीं को मैंने कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि मैडम कोई भी नहीं है इस समय और सारे पहाड़ पे जाने का सब कुछ मना है। लेकिन जब रिलैक्सेशन हुआ और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं जाएगा तो भी मैं आपको लेके जाने के लिए तैयार हूँ। तो कुछ लोग मेरे जीवन में ऐसे पॉजिटिव आए जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, उसमें से एक वो थे, उनका नाम मन्नू महाजन है। और जब मैं देव टिब्बा के लिए निकली तब इंटर स्टेट बसेस नहीं चल रही थी। घर से मैं पहली बार अकेले निकली थी, यहाँ से मैं फ़्लाइट से दिल्ली गई। तब मन्नू महाजन ने ही कहा कि एक कोई बंदा है जो दिल्ली से मनाली आ रहा है और आप उसके साथ आ जाइए। आज जब मैं 7 महाद्वीपों की यात्रा कर चुकी हूँ और कोई मुझसे कहे कि किसी अननोन व्यक्ति के साथ आप कार में बैठ के कहीं चले जाएं तो शायद मैं मना कर दूं, लेकिन उस समय एवरेस्ट ऐसे दिमाग में था कि मैंने यानी उससे क्या घटना घट सकती है या क्या गलत भी हो सकता है उसके बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। और एक अननोन व्यक्ति के साथ मैं रात को 1 बजे मनाली पहुँच गई थी और मैंने देव टिब्बा सक्सेसफुली कर लिया। देव टिब्बा जब मैंने सक्सेसफुली कर लिया तो मेरे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अब और ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं माउंट एवरेस्ट जा सकती हूँ। सब लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि घर वालों ने आपको कैसे परमिशन दी। तो परमिशन तो ये थी कि जब मैंने तैयारियाँ इतनी की तो मेरे हस्बैंड भी तैयार हुए, लेकिन जब उन्होंने देव टिब्बा मुझे भेजा था तब अभी मुझे पता चला ये बात, तब उन्होंने ये सोच के मुझे भेजा था कि जब ये देव टिब्बा करेगी तो इसके जो सपना इतना बड़ा देखा है और जब उसकी कठिनाइयाँ देखेगी तो ये अपने आप एवरेस्ट को भूल जाएगी। लेकिन उसका उल्टा हुआ और मेरे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। और इसके बाद दूसरी लहर आ गई कोविड की, और मुझे लग रहा था कि मेरी जो उम्र है इस उम्र में अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम था। मैं सब कुछ बहुत जल्दी करना चाहती थी। कोविड की दूसरी लहर चल रही थी, तभी जो व्यक्ति मेरे साथ में दिल्ली से गया था, अजय कुमार नाम है, वो पहला व्यक्ति है जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया कि मैं माउंट एवरेस्ट जा सकती हूँ। और उसने मेरे लिए फिर सारी प्लानिंग की। उसने कहा इसके बाद आपको एल्ब्रुस करना चाहिए ताकि आपको वहाँ जैसे एवरेस्ट पे जो मौसम है वो बहुत तेज़ी से बदलता है, वैसा ही मौसम एल्ब्रुस पे चेंज होता है कि आप जब निकलते हैं बेस कैंप से तो पता रहता है कि मौसम खुला है, लेकिन आप 1-1.5 घंटे की क्लाइंब करते हैं और अचानक तूफान आ जाता है। वैसा ही माउंट एवरेस्ट पे होता है। उसको फील करने के लिए मैं एल्ब्रुस गई। और जब मैंने एल्ब्रुस के लिए रजिस्टर किया उस समय हर जगह से बहुत नेगेटिव खबरें आ रही थी, क्योंकि जो कोविड की दूसरी लहर थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। मैंने घर में नहीं बताया था कि मैंने एल्ब्रुस के लिए रजिस्टर कर दिया है और मैंने सब कुछ अकेले किया। यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हैं तो वो ये पूछेंगी कि पति कैसे हाँ कहते हैं, तो पति को हमेशा जब वो ऑफिस में रहें तब पूछा करिए जो ऐसा काम हो। वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि जल्दी से हाँ हूँ कर देते हैं। तो जब मुझे अपना पासपोर्ट भेजना था
तब मैंने, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, तब मैंने कहा कि मुझे पासपोर्ट भेजना है रशिया का वीज़ा लगवाने के लिए। तो बोले ये क्या है? मैंने कहा कि मुझे एल्ब्रूस जाना है। तो वो शायद बहुत बिजी थे और उन्होंने तुरंत हाँ कहा और मेरा पासपोर्ट पैक था, मैंने तुरंत उसको डिस्पैच कर दिया। इस तरह मैंने अपनी सारी तैयारियां बहुत चुपके चुपके की, लेकिन सब कुछ बता के की, लेकिन उस समय बताई हैं जब मैंने सब कुछ रजिस्टर कर दिया, सब कुछ फाइनल हो जाता था, तब मैं घर में बता रही थी। मेरी अपनी जो फिज़िकल ट्रेनिंग थी वो भी मैंने बहुत चोरी चोरी की थी। जब ऑफिस चले जाते थे दोपहर में करती थी। तो अगर आप लोग ये बोलें कि हमको कभी टाइम नहीं मिलता है तो ऐसा मत करिए, आप अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कभी भी करिए, सुबह उठ के करिए, रात में करिए, बस ये सोचिए कि इस काम को हमको सोने के पहले ख़त्म करना है। वही मैंने भी किया था, कोई मेरा टाइम फिक्स नहीं था, क्योंकि मेरा घर था, बिजनेस था, वो सब की चीज़ें थी, प्रायोरिटी थी मेरी। इस तरह मैंने माउंट एल्ब्रूस फ़तह किया। और माउंट एल्ब्रूस जब मैंने फ़तह किया तो कोविड के बीच में कि पूरे भारत के लिए पॉजिटिव खबर थी कि 52 साल की उम्र में, जिस उम्र में अभी तक किसी महिला ने नहीं किया था, ओल्डेस्ट महिला जिसने माउंट एल्ब्रूस फ़तह किया है। पूरी मीडिया जो थी वो आ गई थी। और क्योंकि उस समय फ़्लाइट नहीं चल रहे थे, हफ्ते में एक ही बार चल रहे थे, तो मुझे एक हफ़्ता मास्को रुकना था। उस बीच काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जितने राइटअप वाले थे वो तो मैंने संभाल लिए हैं, लेकिन आकाशवाणी में आपको ज़रूर इंटरव्यू देना पड़ेगा, वो बहुत पीछे पड़े हैं। तब मेरे लिए, जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी मेरे लिए एक एवरेस्ट है। उस समय मैंने ये जवाब दिया था कि मुझे पता होता कि इंटरव्यू देना पड़ेगा तो मैं कभी पहाड़ नहीं चढ़ती। मेरे लिए पहाड़ चढ़ना बहुत आसान था, इंटरव्यू देना कठिन था। वो इंटरव्यू मैंने 5 रीटेक में दिया। मैंने व्हाट्सएप पे बार बार जवाब दे रही थी, फिर पता चलता था मैं कुछ गलत बोल दी हूँ, फिर से मैं रिकॉर्ड कर रही थी। इस तरह मैंने बहुत मुश्किल से वो आकाशवाणी का इंटरव्यू दिया था। तो ये भी एक एवरेस्ट है। ऐसे मैंने कई एवरेस्ट चढ़े हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो जब एल्ब्रूस हो गया, उसके 15 दिन बाद ही मुझे पता चला कि कोई किलिमंजारो जा रहा है। मैं फिर अफ्रीका की हाईएस्ट पीक जो है, मैं किलिमंजारो गई। वहाँ जाने का मेरा अपना टेस्ट था कि वहाँ मेरी एंडोरेंस का टेस्ट हो जाता। और 39 दिन में 2 महाद्वीपों की यात्रा करने वाली मैं भारत की पहली महिला हूँ। और ये जो है ये जो आप आइसेक्स देख रहे हैं, ये गोल्डन आइसेक्स है जो मुझे एल्ब्रूस में दी थी, क्योंकि मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था। ये माउंट किलिमंजारो है जहाँ मैंने 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था। यहाँ हमने 75 मीटर का तिरंगा भी फहराया था। और मैंने 5800 मीटर की हाइट पे जनगणमन भी गाया था, क्योंकि वो हमारा 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव था। और जब मैं किलिमंजारो करके लौटी 2021 अगस्त में, अगला मेरा टारगेट था अकनकागुआ जाना, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी थी। और उसके लिए भी मैंने सब कुछ कर लिया था। हम दिल्ली एयरपोर्ट गए और वहाँ हमको पता चला कि हमारा जर्मनी में 14 घंटे का लेओवर था और हमने वहाँ के लिए ट्रांजिट वीज़ा लिया था। तो यहाँ एक और जानकारी साझा करूँगी कि जब भी कभी ऐसा हो तो जब तक आपका कहीं लेओवर 12 घंटे का है तो आप ट्रांजिट वीज़ा से जा सकते हैं। अगर 12 घंटे से ज़्यादा का लेओवर है तो आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना होगा। और हमको दिल्ली एयरपोर्ट पे रोक दिया गया और हमारी जर्नी वहीं ख़त्म हो गई। हम उससे आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन मैं मायूस नहीं हुई। हमेशा मेरे पास 2 प्लान तैयार होते हैं, तो हमेशा आप लोग भी अपने पास 2 प्लान तैयार रखिए। अगर एक फेल होता है तो हम तुरंत दूसरे पे काम कर पाएँ। दूसरा प्लान था मेरा माउंट एवरेस्ट बेस कैंप विंटर में जाना, जहाँ कोई नहीं जाता है, जनवरी में। वो इसलिए जाना था कि मुझे एवरेस्ट रीजन में महसूस करना था कि क्या टेम्परेचर रहता है, माइनस में क्या टेम्परेचर रहता है, उसमें कैसे चल पाएंगे और वहाँ ऑक्सीजन कितनी कम रहती है। क्योंकि हर पहाड़ पे ऑक्सीजन का लेवल अलग होता है, हर पहाड़ की अपनी अलग तकलीफ़ें हैं। और मैंने 26 जनवरी 2022 को माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे तिरंगा फहराया -28 डिग्री में। और मेरा पूरा सफ़र स्नोफॉल में रहा और माइनस टेम्परेचर में रहा। जो पहला हमारा पड़ाव था लुकला, वहाँ -7 डिग्री टेम्परेचर था। इस तरह मुझे धीरे धीरे करके बहुत सारे अनुभव होते गए। ऐसा नहीं कि सारी सफलताएं मिली हैं, बहुत सारी असफलताएं भी मेरे साथ रही हैं, पर असफलता से मैं कभी मायूस नहीं हुई हूँ। हर असफलता ने मुझे सिखाया है। और फिर इसके बाद भी मेरे पास एक और एवरेस्ट था।
मेरी बेटी, क्योंकि मैंने ये भी चैलेंज लिया था कि मैं सब कुछ करते हुए माउंट एवरेस्ट जाऊंगी। 2022 में मैंने अपनी बेटी की शादी की। उसके पीछे कारण था कि माउंट एवरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदा वापस आएँ, तो उसकी हर तरह की तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी बिना माँ के हो, इसलिए मैंने 2022 में मैंने अपनी बेटी की शादी की और 2023 में मैंने माउंट एवरेस्ट के लिए गई और जनवरी में मैंने अकनकागुआ किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास में बेसिक माउंटेनियरिंग और एडवांस माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग नहीं थी, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको एक 6000 मीटर का और एक 7000 मीटर का पहाड़ चढ़ा हुआ होना चाहिए, माउंटेन क्लाइंबिंग की हुई होना चाहिए। जनवरी 2023 में मैंने माउंट अकनकागुआ किया, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और वो ट्रैकिंग पीक कहलाती है, लेकिन वहाँ का मौसम हमेशा बदलता रहता है। हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, जो कि एवरेस्ट पे चलती हैं, उस तरह की हवाएं होती हैं। जब मैंने जनवरी में 2023 में अकनकागुआ किया, तब भी लोगों ने मुझे कहा कि आप जनवरी में करके मार्च में आप माउंट एवरेस्ट के लिए नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है हाई एल्टीट्यूड से लौटने के बाद में काफ़ी एग्जर्ट हो जाती है और इस लायक नहीं होती कि आप अगली बार क्लाइंब करें। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एवरेस्ट दिख रहा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। और जब भी मैं लौटती थी, कभी मैं थकी हुई होती नहीं थी, कि मुझे ऐसी कभी भी थकान नहीं रही कि मैं लौटी हूँ और 4 दिन तक मैंने आराम किया है। तो मैं फिर से तैयार हुई और मार्च 27 को मैं माउंट एवरेस्ट के लिए निकली हूँ। जब मैं एवरेस्ट के लिए निकली तो ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छा था, घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फरवरी में मेरी सिस्टर इन लॉ का जो है एक्सीडेंट हो गया, उनकी थाइस फ्रैक्चर हो गई, वो बेड रिडन हो गई। पूरा परिवार मेरी तरफ देख रहा था कि मैं अपना एक्सपीडिशन कैंसिल कर दूं और रुक जाऊं। मैंने सबको ये विश्वास दिलाया कि मैं 1 महीने में इनको इसके लायक कर दूंगी कि ये पैदल चल के अपना काम कर पाएँ, बाकी फिर आप लोग संभाल लीजिएगा। 1 महीने मैंने उनकी सेवा की और वो इस लायक हो गई कि वो चलने लग जाए। इसी बीच जाने के 1 हफ्ते पहले मेरे पेट में दर्द हुआ। जब मैंने डॉक्टर को बोला तो उन्होंने कहा कि शायद आपने कुछ गलत खा लिया होगा। मैंने कहा नहीं, मैं माउंट एवरेस्ट की तैयारी कर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं करूँगी। और जब एंटीबायोटिक दिया और उससे भी मैं ठीक नहीं हुई, तो मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि आप सोनोग्राफी करवा लीजिए। और जिन मैडम का उन्होंने नंबर दिया, उनके यहाँ 2-3 दिन की वेटिंग चलती है। मैंने कहा वो तो 3 दिन बाद देखेंगे और मेरा तो परसों मेरी फ़्लाइट है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप चले जाइए। मैं अकेले ही घर से चली गई, क्योंकि मुझे माउंट एवरेस्ट जाना था। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि मुझे क्या तकलीफ़ है। जब उन्होंने मेरी सोनोग्राफी की, वो इतना डर गई कि उन्होंने पूछा कि घर से कोई आया है क्या आपके साथ। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं आया है, बताइए क्या है। उन्होंने कहा कि आपका जो यूरिनरी ट्रैक है वो पूरा ब्लॉक हो गया है और मुझे ये कैंसरस लग रहा है। मैं कहा आप तो ये बताइए इसका इलाज क्या है, मेरी परसों फ़्लाइट है। उन्होंने एक डॉक्टर का पता बताया। जब उन डॉक्टर को मैंने अपनी रिपोर्ट भेजी तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है, आप कल आ जाइए, एक लोकल एनेस्थीसिया से प्रोसीजर है वो कर देंगे और आप जा सकती हैं। सुबह जब मैं गई तब उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया से देखा तो उनको लगा कि ये लोकल एनेस्थीसिया से नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैडम आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा तब होगा। मैंने कहा आप दे दीजिए मुझे। तो बोले आज नहीं होगा क्योंकि आप नाश्ता करके आई हैं। मैंने कहा नहीं, कल तो मेरी फ़्लाइट है, आपको तो आज ही करना पड़ेगा। लोग भगवान का नाम लेते हैं, मैंने एवरेस्ट का नाम लिया। मैं हमेशा जब भी कभी कमज़ोर रही हूँ, एवरेस्ट की आखिरी वाली चढ़ाई जो मैं आपको दिखाऊंगी, हमेशा मेरे दिमाग में वही रहती थी और मैं अपने आप से बोलती थी कि ज्योति सिर्फ 50 मीटर बचे हैं, थोड़ी हिम्मत और करनी है। वही लाइन मैंने अपने आप के लिए बोली। और जो प्रोसीजर एनेस्थीसिया से होनी थी, मैंने उसको बिना एनेस्थीसिया के करवाया। रात को मैं घर पहुंची और अगले दिन सुबह फ़्लाइट से मैं माउंट एवरेस्ट पहुंच गई। हमेशा अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखिए कि आपकी शारीरिक मानसिक कुछ भी तकलीफ़ें हैं उनको आप छोटा मान के छोड़ दीजिएगा। और उससे बहुत ज़्यादा लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाता है अगर आप मेंटली शांत रहेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी सुलझ जाती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तभी वो उलझती हैं। तो इस तरह मैं काठमांडू पहुंच गई। 3 दिन रेस्ट के बाद मैंने अपना सफ़र शुरू किया
और जब माउंट एवरेस्ट का सफ़र शुरू किया, पहले हम बेस कैंप पहुंचते हैं। बेस कैंप के पहले आपको एक कोई 6000 मीटर का पहाड़ चढ़ाया जाता है एक्लिमेटाइजेशन के लिए। तो मैंने आइलैंड पीक किया था। ये एवरेस्ट का रास्ता है। ये जो मेरा फ़ोटो है कैंप 2 का है, और जो छोटा फ़ोटो है वो कुंभू आइस फॉल है। जब एवरेस्ट का सफ़र शुरू होता है तो हम बेस कैंप पहुंचते हैं एक 6000 मीटर के पहाड़ को चढ़ते हुए। तो मैंने आइलैंड पीक फ़तह की थी, और आइलैंड पीक फ़तह करके मैं बेस कैंप पहुंची। और बेस कैंप पे आप 3 से 4 दिन रेस्ट करते हैं, क्योंकि ये 15 से 18 दिन का सफ़र हो चुका रहता है, और 5600 मीटर पर आप पहुंच चुके रहते हैं। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जो है उसको आप लग्जरी कह सकते हैं। वहाँ आपको सोने के लिए गद्दा मिलता है, खाने के लिए सब कुछ चीज़ें मिलती हैं जो आप चाहते हैं। और 3 से 4 दिन के रेस्ट के बाद में आपका 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग होती है कुंभू आइस फॉल में। ट्रेनिंग के बाद में रोटेशन होता है। आप कैंप 1 तक जाते हैं, कुंभू आइस फॉल पार करते हैं। कुंभू आइस फॉल एक ऐसी जगह है जो चलायमान आइस फॉल है, जो डेली 1-2 इंच से 1-2 मीटर तक भी चल देता है। तो जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं वो 30 मीटर, 40 मीटर और 100 मीटर तक की हैं, जो कि जिनका गिरने का भी बहुत खतरा रहता है। वहाँ क्रेवाइसिस होती हैं जो कि 10 मीटर से लेके 100-200 मीटर तक होती हैं। अगर उसमें कोई व्यक्ति गिर जाए तो निकलना मुश्किल होता है। तो कहा जाता है कि अगर आप कुंभू आइस फॉल पार कर लेते हैं तो आप माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके आगे भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। तो जब आप पहला रोटेशन करते हैं, कैंप 1 तक जाते हैं और आप वापस आ जाते हैं, 2 से 3 दिन रेस्ट करते हैं, दूसरा रोटेशन होता है, कैंप 1 जाते हैं, फिर उससे आगे आप कैंप 2 तक जाते हैं, वहाँ रात रुकते हैं। थोड़ा सा आगे एक क्रैम्पॉन पॉइंट कहलाता है, कैंप 3 की तरफ बढ़ते हैं, और वापस आके फिर से आप बेस कैंप आ जाते हैं। और बेस कैंप पर आप मौसम के सही होने की वेट करते हैं। एवरेस्ट अपने शिखर पे चढ़ने के लिए सिर्फ आपको 7 से 10 दिन देता है, इससे और कोई दिन नहीं है कि आप एवरेस्ट को क्लाइम कर सकते हैं। अधिकतर वो समय रहता है 18 से 25 मई, कभी कभी 28 और 1 जून भी हो जाता है, कभी कभी बहुत मुश्किल से। नहीं तो यही टाइम होता है जब एवरेस्ट क्लाइंब होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हवाएं हैं वो 40 माइल से 100 माइल पर आवर के स्पीड से रहती हैं। टेम्परेचर जो होता है -40 से -60 तक रहता है उसके शिखर का। तो वहाँ जब आप रास्ता देखते रहते हैं कि कब मौसम ठीक होगा और हमारे लिए हरी झंडी मिलेगी निकलने के लिए, तो जब वहाँ से बहुत सारी जगह से मौसम की जानकारी ली जाती है, उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मौसम वहाँ पर अच्छा ही मिले। तो जब मैं आगे बढ़ी, मेरा जो लक्ष्य था वो था 23 मई को झंडा फहराने का। मैं 18 मई को बेस कैंप से निकली हूँ। कैंप 2 पे मैंने एक रात रेस्ट किया, कैंप 3 पे मैंने एक रात रेस्ट किया। मैं कैंप 4 पहुँची। मैं बहुत खुश थी। मैं खुश इसलिए थी कि ना तो मुझे किसी तरह की शारीरिक कमज़ोरी लग रही थी, ना मुझे थकान लग रही थी, कुछ नहीं लग रही थी। और मैंने ये सोच लिया था कि कल सुबह मैं झंडा फहरा दूंगी माउंट एवरेस्ट पर। लेकिन हमेशा हमारा सोचा हुआ पूरा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब तक प्रकृति और ऊपर वाला नहीं चाहता है तब तक जो हमने सोचा है वो पूरा नहीं होता है। तो जब मैं कैंप 4 से आगे बढ़ी और करीब मैंने 2 से 3 घंटे की चढ़ाई की थी, अचानक इतना तेज़ तूफ़ान आया कि काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए और बहुत लोगों की डेथ हो गई। 2023 जो था माउंट एवरेस्ट के इतिहास में, 70 साल के इतिहास में सबसे ख़राब साल था। जब वहाँ पर भूकंप आया था तब भी इतनी डेथ नहीं हुई थी जितनी 2023 में हुई। 2023 में 23 लोगों की डेथ हुई, जिसमें 18 लोगों की बॉडी रिकवर कर पाए, 5 लोगों की बॉडी मिसिंग रही। जितने क्लाइंबर्स थे 70% क्लाइंबर्स जो थे वो इंजर्ड हो गए थे। इंजर्ड यानी या तो उनको फ्रॉस्टबाइट हो गया था, पैरों की उंगलियां कट गई, हाथों की उंगलियां कट गई, इस तरह की स्थिति थी। और जब हम उस तूफ़ान से बच के जैसे तैसे कैंप 4 पहुँचे तो देखा बहुत सारे लोगों का रेस्क्यू होना है और शेरपा की बहुत कमी है। तभी हमारे को क्लाइंबर थे मलेशिया के
वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे और उनको ले जाने के लिए कोई शेरपा तैयार नहीं हो रहा था। तभी मेरे शेरपा ने मुझसे पूछा कि मैडम हमको क्या करना चाहिए, कल मौसम अच्छा है, आप बोलेंगे तो कल हम टॉप पे जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं राजन नाम था उनका, अगर मैं राजन को नहीं ले जा पाया नीचे तो उसकी डेथ हो जाएगी। वहाँ मैंने मानवता को ऊपर रखा और अपने एक्सपीडिशन को मैंने वहीं छोड़ा। मैंने अपना शेरपा मेरे को क्लाइंबर की जान बचाने के लिए, उसके रेस्क्यू के लिए नीचे भेज दिया। और इस तरह मेरा जो अभियान था 2023 में अधूरा रह गया। मैं 600 मीटर से, सिर्फ 600 मीटर शिखर बचा था और मैं वहाँ से वापस आई हूँ। और जब मैं वापस आई तो मेरे घर के लोगों ने कह दिया कि अब आज के बाद पहाड़ों पे नहीं जाना है, क्योंकि उन्होंने पहली बार सुना था कि ये इतना ख़तरनाक है और इतने लोगों की डेथ हो गई है। मैंने भी रिस्पेक्ट किया। मैंने भी ये सोचा कि मैंने 8200 मीटर तक तो एवरेस्ट को देख ही लिया है, सिर्फ चोटी तक नहीं पहुँची हूँ, कोई बात नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पास हमेशा 2 प्लान तैयार, मेरे पास दूसरा प्लान तैयार था अल्ट्रा रनर बनने का, और मैंने अल्ट्रा रनर बनने की तैयारियां शुरू कर दी। अल्ट्रा रनर इसलिए बनना था क्योंकि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पर जो चढ़ने की टाइम रहता है वो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे आपको लगातार चलना होता है, और अल्ट्रा रनर को भी ऐसे ही दौड़ना होता है कई घंटों तक। तो मैंने जब तैयारियां शुरू कर दी और पूना की दिसंबर में मैंने अल्ट्रा रन सक्सेसफुली कर ली, और अक्टूबर में इसी बीच मैंने, क्योंकि मेरे 3 कॉन्टिनेंट हो चुके थे, तो ऑस्ट्रेलिया का जो कोजिस्को है वो बहुत इजी था और हमारे एक फ्रेंड जा रहे थे, तो अक्टूबर में मैंने उसको कर लिया था, और दिसंबर में मैंने अल्ट्रा रन पूना की सक्सेसफुली कर ली। क्योंकि मैंने -50 डिग्री टेम्परेचर देखा था एवरेस्ट पर और मैं +50 डिग्री देखना चाहती थी, मैं सहारा की अल्ट्रा रन करना चाहती थी, तो उसी के लिए मैंने अपनी तैयारियां शुरू की थी। लेकिन जनवरी में अचानक मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुमको एक ट्राई और करना चाहिए। कारण यह था कि हमारे बहुत सारे क्लाइंबर्स जो फ्रेंड थे उनके लगातार फ़ोन आ रहे थे और वो कह रहे थे कि एक बार सक्सेसफुल नहीं हुए हो, कोई बात नहीं, आप दोबारा करिए, दोबारा आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैंने अपने आप को ना करने के लिए 5 से 6 महीने लगाए थे और फिर अपने आप को हाँ करने के लिए बहुत मुश्किल था। मैंने उसको 1 महीना लग गया मुझे अपने आप को हाँ कहने में। 6 फरवरी मुझे अच्छे से याद है जब मैंने ये तय किया कि हाँ मैं माउंट एवरेस्ट जाऊंगी, और फिर मैंने माउंट एवरेस्ट के लिए तैयारियां की और फिर से मैं मार्च लास्ट में काठमांडू के लिए निकल गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास अनुभव है तो सब चीज़ें फिर से स्मूथली हो जाएंगी। हर बार आपकी परीक्षाएं होती हैं, चाहे आप एक ही काम को कर रहे हों, तो हर बार आपको नया कुछ ऐसे टास्क मिल जाते हैं कि फिर से आपको अपनी तैयारियां ऐसा लगता है कि कम रह गई हैं। तो जब मैं 2024 में निकली, फिर से सब कुछ वही रोटेशन, सब कुछ वैसा ही रहा, लेकिन इस बार कुंभू आइसफॉल बहुत टफ था। उसको मुझे पार करने में जो मुझे 2023 में 7 घंटे लगे थे, इस बार मुझे 11 घंटे लगे। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अब रोटेशन के लिए वापस नीचे नहीं आऊँगी, मैं कैंप 2 पे ही रुकूँगी, और मैंने 10 दिन कैंप 2 पर ही बिताए, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस हाइट पे कोई भी क्लाइंबर नहीं रुकता है, कारण है कि वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है, वहाँ आप खाना नहीं खा पाते हो, आपकी रिकवरी नहीं होती है। तो सबने यही सोचा था कि अब ये वहाँ रुक गई है तो अब ये एवरेस्ट नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरा अपना लक्ष्य था, मेरी अपनी ज़िद थी, मेरा अपने आप पे विश्वास था कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं आगे बढ़ी। और इस बार जो हमारा निर्णय था कि मैं 15 मई को मैं एवरेस्ट पर झंडा फहरा दूंगी, उसी तैयारी से मैं निकली। लेकिन वही मैंने कहा कि जो हम सब चाहते हैं वो हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जब मैं कैंप 3 पर पहुंची और अचानक हमारे पास मैसेज आया कि आज यहाँ नहीं रुकना है, आपको तुरंत कैंप 4 की तरफ बढ़ जाना है, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि जब हमारी आइटनरी फाइनल हो गई थी, मैं उसी हिसाब से अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार किए हुए थी, और अचानक से ये आ गया, ये क्यों हुआ है। पर हमारे जो हेड शेरपा थे उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, आप मेरा कहना सुनिए और निकल जाइए। मैं कैंप 3 से कैंप 4 की तरफ बढ़ गई, और जब कैंप 3 से कैंप 4 की तरफ बढ़ते हैं तो लोध से हाई कैंप आता है। वहाँ जो टेंट लगे होते हैं वो सिर्फ आपको 3 से 4 घंटे रेस्ट करने के लिए होते हैं, वो इस लायक नहीं होते कि आप वहाँ रुक जाएं।
और हमारे पास वहाँ पर मैसेज आया कि अब आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कैंप 4 पर बहुत तूफान आ गया है और आपको यहीं रुकना पड़ेगा। वो डेथ जोन कहलाता है और उस डेथ जोन पे मैंने 4 दिन और 3 रातें निकाली। और दूसरे दिन ही मेरे जो हेड शेरपा थे, मेरे गाइड थे, उन्होंने कहा कि मैडम अगर हम 1 दिन और रुके तो हम लोग मर जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि दाई आपकी, दाई बोलते हैं, दाई वहाँ बड़े भाई को बोलते हैं। मैंने कहा दाई अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप चले जाएं, लेकिन इस साल मैं झंडा फहराए बिना नीचे नहीं जाऊंगी। और वो नीचे आ गए क्योंकि उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और मैं अपने जूनियर शेरपा के साथ कैंप 4 की तरफ बढ़ी और वहाँ मेरे लिए एक नया शेरपा आया। वहाँ नया गाइड आना आपके लिए एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जिस गाइड के साथ आप 1.5 महीने से रह रहे होते वो आपके बारे में हर चीज़ जानता है, आपके पेस को जानता है, आपकी बॉडी के बारे में जानता है कि मैं कहाँ कैसे चढ़ पा रही थी या कहाँ मुझे ज़रूरत है, सामान मेरे पास कितना होना चाहिए, मैं कितना लेके चल सकती हूँ। ये सारी चीज़ें उस शेरपा को पता थी जो नीचे जा चुका था। एक नया शेरपा मुझे लेके जाने के लिए तैयार था। मेरे को भी डर था और उसको भी डर था, लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास था कि नहीं, मैं कोई भी होगा मैं माउंट एवरेस्ट फतह कर लूँगी। और इस तरह मैं 18 मई शाम को 6 बजे चोटी की तरफ बढ़ी। फिर तूफ़ान आया, फिर मुझे डर लगा क्या फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। फिर मैंने अपने हेड शेरपा को जो कि बेस कैंप पे रहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि दाई क्या फिर से वही सब कुछ है, आप एक बार फिर से मौसम देख के बताइए, नहीं तो मैं इतना मेहनत करके फिर से और आगे नहीं बढ़ूंगी, मैं यहीं से वापस हो जाती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, 2 घंटे और रहेगा, इसके बाद मौसम आपको अच्छा मिल जाएगा। अच्छे मौसम का मतलब ये नहीं होता है कि धूप निकल आएगी या फिर कुछ नहीं होगा। स्नोफॉल के साथ जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी वो 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाती, वो वहाँ का अच्छा मौसम होता है। तो इस तरह मैं आगे बढ़ी और बालकनी एक जगह आती है जहाँ पर कि आपका सिलेंडर चेंज होता है। तो बालकनी के थोड़ा पहले मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया और मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं आगे नहीं जा सकती हूँ, मेरी पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई है और शायद मैं नहीं बचूंगी। तभी मेरे कान में बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। तो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब आप मरने वाले होते हैं तो बहुत लोगों की आवाज़ें सुनाई आती है या दिखते हैं। तो मैंने अपने आप से बोला कि अब पक्का मैं मरने वाली हूँ, या आवाज़ें भी बहुत सारी आ रही हैं और मैं उन आवाज़ों को पहचान भी पा रही थी। आश्चर्य की बात ये थी कि मैं समझ पा रही थी कि किसकी आवाज़ है। लेकिन मैंने तुरंत अपने आप को पॉजिटिव किया और मैंने कहा कि नहीं, ये वो आवाज़ें हैं जो मुझे शुभकामनाएं दे रही हैं, ये वो आवाज़ें हैं जो कल मुझे झंडा फहराते हुए देखना चाहती हैं। और तभी मेरा सिलेंडर चेंज हुआ, मेरी ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हुई और मेरे में एनर्जी आ गई और मेरे में डबल एनर्जी आई, एक मेरी पॉजिटिव थिंकिंग की, दूसरी ऑक्सीजन के साथ में। और मैंने तुरंत अपना निर्णय बदला वापस आने का और मैंने अपने शेरपा को बोला कि नहीं, अब हम नीचे नहीं जाएंगे, अब हम ऊपर जाएंगे। और सुबह 6:30 बजे 19 मई को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहरा दिया। ये एक इतिहास था और शायद वो भगवान को मेरे नाम ही लिखना था, क्योंकि जी अगर मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करती तो मैं 2022 में ही चली जाती और 2022 में चली जाती तो ये रिकॉर्ड नहीं बनता। तो शायद ये मेरे नाम था, इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ होती गई। तो जब भी परिस्थितियाँ ख़राब हो तो सोचिए कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। ये परिस्थितियाँ जो ख़राब हो रही वो हमको पीछे नहीं खींच रही, वो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही हैं। तो यही हुआ और मैंने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। जब माउंट एवरेस्ट पर जितनी डेथ हैं वो लौटते टाइम होती हैं। मुझे चढ़ने में डर नहीं लगा, लेकिन लौटते टाइम मुझे डर लगा। मैंने चढ़ते टाइम कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, मैं एवरेस्ट को ही भगवान मान रही थी और मैं एवरेस्ट का ही नाम लेती थी। लेकिन उतरते टाइम मुझे सारे भगवान याद आ रहे थे। मैं उनसे ये प्रार्थना कर रही थी कि अब मुझे घर सही सलामत पहुंचा देना, क्योंकि सारी जितनी डेथ होती हैं वो लौटते टाइम होती हैं। क्योंकि व्यक्ति एग्जर्ट हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर में कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो पूरे 24 घंटे से कुछ खाया हुआ नहीं रहता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं, इस वजह से डेथ होती हैं। इन सब परिस्थितियों के बारे में मैंने जब पढ़ा था तो मेरी तैयारियां उसी हिसाब से मैंने की थी। तो जो लोग एग्जर्ट होकर डेथ होती है उसके लिए मैंने ये तैयारियां की थी कि जब मैं दौड़ने जाती थी तो मैं भूखे पेट जाती थी। जबकि आप देखेंगे कि आप पढ़ेंगे तो रनिंग के लिए जो भी आपको इंस्ट्रक्टर होगा या जो भी आपका गाइड होगा वो आपको बोलेगा कि रनिंग जाने के 1 घंटे पहले आप
कुछ कार्बोहाइड्रेट लीजिए। एक दिन पहले अगर आपको लॉन्ग रनिंग करनी है तो रात से आप बहुत कार्ब लोड करिएगा। आप दौड़ने के पहले केला खाइएगा, 1 घंटे दौड़ने के बाद में ये एनर्जी जेल लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे हैं जब आप रनिंग करते हैं। लेकिन मुझे ये पता था कि एवरेज से लौटते टाइम डेथ क्यों होती हैं, तो मैंने अपने शरीर को ऐसे ही तैयार किया था कि भूखे रहकर वो कितना एक्सर्शन झेल सकता है। मैंने कई बार बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए 10 किलोमीटर तक दौड़ लगाई है, और इस तरह मैंने अपने आप को तैयार किया है। तो जब भी कोई लक्ष्य आप अपना रखें तो पहले आप उसके बारे में पूरा पढ़िए, समझिएगा, और फिर उसमें जो आपकी कमज़ोरी है उस पर काम करिएगा। और जब आप अपनी कमज़ोरियों पर काम कर लेंगे तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते हैं। अगर 49 साल की उम्र में मैंने माउंट एवरेस्ट जाने का सपना देखा और 55 साल की उम्र में मैंने उसको पूरा कर दिया, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी सपना देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है। और जब मैंने 5 महाद्वीपों की चोटी फतह हो गई, तब मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मुझे 7 महाद्वीपों की चोटियाँ फतह करनी हैं। लेकिन जब 5 हो गई तो लोगों ने कहा कि अब 2 ही बची हैं, 2 और कर लीजिए। तो दिसंबर में मैंने अंटार्कटिका में गई थी। अंटार्कटिका आप सबने पढ़ा होगा, ऐसी जगह है जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है। और वहाँ मैंने 20 दिन बिताए हैं, पूरे दिन ही दिन में। और वहाँ मैं हाई कैंप तक गई थी, और वहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और हाई कैंप तक पहुँचने वाली भी मैं मध्य प्रदेश की पहली हूँ। मध्य प्रदेश से अभी तक कोई भी अंटार्कटिका नहीं गया है। जहाज़ से ज़रूर गए हैं घूमने के हिसाब से, लेकिन यूनियन ग्लेशियर पर कोई नहीं गया है, और माउंट विंसन पर भी नहीं गया है। तो मैं हाई कैंप तक होकर आई हूँ। अभी अलास्का मेरा बचा हुआ है और विंसन भी बचा है। तो अभी 2 और मेरे हैं लक्ष्य जिनको मुझे पूरा करना है। इस बीच मैंने अभी सितंबर में बर्लिन मैराथन किया है। मैराथन का ऐसा कोई मेरा नहीं था, लेकिन मेरे जो अजय कुमार हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया था एवरेस्ट जाने का, तो उनका कहना था कि जब आप इस साल में कोई एक्सपीडिशन नहीं कर रही हो तो एक मैराथन कर लो। मुझे नहीं मालूम था कि बर्लिन मैराथन जो है वो विश्व की 6 बिग मैराथन में एक है। ये मुझे वहीं जाके पता चला और मैंने रजिस्टर कर दिया। जुलाई में मेरे पैर में इंजरी हो गई, जिसकी वजह से मैं अपनी तैयारियां जो है वो नहीं कर पाई, और 1.5 महीने तक मैंने रनिंग की कोई तैयारी नहीं की। इसके पहले मैंने कभी 42 किलोमीटर दौड़ा नहीं था, मैं सिर्फ 21 किलोमीटर हाफ मैराथन ही करती थी। और जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरा ये मन था कि मैं कम से कम स्टार्ट लाइन तक तो पहुँचूँ। मैंने अगर इतनी बड़ी रेस को रजिस्टर किया है, और जब मैं स्टार्ट पॉइंट पर पहुँची तो फिर ये रहा कि नहीं, कुछ तो दौड़ना ही चाहिए। और जब मैंने दौड़ना शुरू किया तो जब 21 किलोमीटर हो गए, मेरी हाफ मैराथन हो गई, तब मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आया कि अगर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मुझे इंजरी थी और डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया था कि अगर आपने इस पर स्ट्रेस दिया तो ये फ्रैक्चर हो जाएगा। 15 दिन पहले ही मेरी MRI हुई थी और डॉक्टर ने सब कुछ मना कहा था, और उन्होंने कहा था कि इस पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब 21 किलोमीटर हो गया तो मैंने कहा आज तक मैंने 21 से ज़्यादा नहीं दौड़ा, तो मैं थोड़ा तो और दौड़ती हूँ। मैंने 30 किलोमीटर हो गए। जब 30 किलोमीटर हो गए तो मैंने कहा नहीं, अब तो हो जाएंगे 42, और इस तरह मैंने पहली अपनी फुल मैराथन सक्सेसफुली की है। तो मैं यहाँ भी एक संदेश दूंगी कि हमेशा जो है आप डॉक्टर पे नहीं, अपने शरीर पे विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए और अपने शरीर की सुनिए कि वो क्या कह रहा है। तो अगर आप अपने शरीर की सुनेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कर पा रहे थे वो हो जाती हैं। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि 50 के बाद जो है ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, 50 के बाद ज़िंदगी शुरू होती है। जो मैंने ये सब कुछ किया है वो यही संदेश देने के लिए किया है कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं वो 50 के बाद ये सोचने लग जाती हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, और वो अपने सपने देखना बंद कर देती हैं। तो मेरा संदेश यही है कि सपने देखना बंद ना करें। उम्र कहीं भी आड़े नहीं आती है, आप कभी भी कोई भी सपना देख सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। किसी को कोई क्वेश्चन?
थोड़ा सा जोर से। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम इस चीज़ को बैलेंस कैसे करें कि जैसे कि हम तो अभी सर्विस में हैं, हम में से कुछ लोगों के मन में आएगा, हो सकता है इन फ्यूचर हम सोचें कि हम भी किसी माउंटेन पे जाएं या उसको क्लाइंब करें, तो हम वो बैलेंस कैसे करें कि हम सर्विस भी कर लें और उसके लिए भी टाइम निकाल लें। जी मैम, तो आप वो उसके लिए मोटिवेट कर दीजिए मैम हम लोगों को। मैंने भी वही किया। मैंने अपना बिजनेस, मैंने अपना परिवार सब कुछ साथ में रख के ही ये सब कुछ किया। बस हर बार आप एक 15 मिनट पहले आप उठ जाइए। पहले दिन आप 15 मिनट निकालेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अपने किसी भी शौक़ के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप माउंटेनियरिंग करें, तो जो भी आपका एक शौक़ है उसके लिए आप समय निकालिए। आप पहले दिन 15 मिनट निकालिए, अगले दिन 20 मिनट निकालिए, धीरे धीरे समय निकल जाएगा। और आप जब देखेंगे कि नहीं समय तो होता है, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और आप एक लक्ष्य रखिएगा कि मान लीजिए आपका ट्रेनिंग है, आज आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन आप सुबह नहीं उठ पाए हैं क्योंकि आप रात को लेट तक काम कर रहे थे। मत उठिए सुबह। मैं कभी भी जल्दी नहीं उठी हूँ, जब मेरी नींद खुली है तभी उठी हूँ, लेकिन जब उठी हूँ तभी कर लिया है। तो अगर आपके पास दोपहर में टाइम है, आपके पास लंच में टाइम है, तो आप लंच में दौड़ लीजिए, आप लंच में एक्सरसाइज कर लीजिए, मत गप्पे मारिए। आप शाम को घर आते से जो 1 घंटे आप आराम करते हैं, वो आधे ही घंटे का आप आराम करिए। आधे घंटे आप अपने एक्सरसाइज पे, अपने शौक़ पे दीजिए। ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलेगा, समय मिल जाएगा। आपको मैं बताना चाहूँगी, मेरे सुबह से रात तक की पूरी जितनी जर्नी है वो एक्सरसाइज के तौर पे चलती है। मैं कपड़े मेरे वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, लेकिन निचोती मैं बाल्टी में हूँ, और मैं बताती हूँ कि मैं निचोती कैसे हूँ। मैं स्कॉच लगाती हूँ, तो मेरे स्कॉच लग जाते हैं। पता नहीं लेती हूँ मैं इस पोजीशन में करती हूँ ताकि मेरे जो है पंजे मजबूत रहें। जब मैं फ्लाई करूँ तो पंजों से होती है, तो मेरे पंजे कैसे करती हूँ, तो उससे 2 चीज़ें रहती हैं। 2 फ़ायदे होते हैं, एक मैं जल्दी नहा लेती हूँ, और दूसरा मेरे जो टो हैं वो मेरे मजबूत होते जा रहे हैं। तो इस तरह दिन भर में आप अपने लिए इस तरह समय निकाल सकते हैं, इस तरह अपनी बॉडी को आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अब 6 घंटे तक तो कहीं वॉक करके नहीं जा सकती थी कि मैं 6 घंटे तक वज़न रखूं, तो मैं उस जैकेट को पहन के घर के काम कर लेती थी। पैर आपको मजबूत करने हैं, आप पैरों में कफ पहन लीजिए, 1-1 किलो के कफ पहन लीजिए, ऑफिस पहन के आ जाइए। पैंट के नीचे रहेंगे, कोई नहीं देखेगा। मैम, मेरा सवाल है कि आपने जैसे एंटार्क्टिका में भी विंसेंट जो माउंटेन है उसको चढ़ा है, तो उसका आपको मोटिवेशन कैसे मिला मैम? आपने जैसे हिमालय का बताया, उसका आपने उसकी आगे जर्नी जो हिमालय के बाद की, आप उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगी तो? उसका मोटिवेशन तो ये था कि मेरे लिए लोगों ने लक्ष्य तय कर दिया था कि आपको 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करनी है। तो वो अंटार्कटिका एक हमारे यहाँ का महाद्वीप है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी विंसन है। तो इसलिए मैं वहाँ पर पहुँची थी, और क्योंकि हमने बहुत बचपन में पढ़ा था कि वहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है, तो वो भी मुझे देखना था कि पूरे समय दिन कैसे रहता है। तो वहाँ पूरे समय दिन ऐसा रहता है कि सूरज ढलता नहीं है, सूरज ऐसा घूम के चक्कर लगा देता है, तो हाँ पूरे टाइम एक जैसी धूप रहती है। मैम, इस पूरे एक्सपीडिशन के लिए आपने जितनी भी क्लाइंबिंग की है, इसके लिए फंडिंग कहाँ से आती थी मैम? मैंने पहले फंडिंग के लिए ही काम किया। मैं बिज़नेस करती थी और मैंने पहले पैसे जोड़े और उसके बाद ही गई फंडिंग। देखिए, आप लोगों को तो मिल जाएगी, यंगस्टर को सबको मिल जाती है। मैंने कोशिश की थी, कई जगह मैं फंडिंग के लिए गई, लेकिन मेरी जो उम्र थी वो आड़े आ गई थी। लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हालांकि मैंने कई पहाड़ चढ़ चुकी थी, मैंने ये प्रूव भी कर दिया था, लेकिन कभी भी कोई फंडिंग के लिए तैयार नहीं हुआ। मुझे कुछ फंडिंग मिली जो मेरे अपने दोस्तों के द्वारा मिली, या मैं एक संस्था से जुड़ी हूँ, एकल करके है, तो उसमें कुछ लोग जुड़े हुए थे, कुछ उन्होंने सहायता करी। इस तरह मुझे थोड़ा सा मिला, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला। सारा कुछ मैंने अपने पास से। ऑन एन एवरेज लगभग मैम कितनी कॉस्टिंग आती है एक एक्सपीडिशन की? माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे महंगा है, करीब 40 से 50 लाख लगते हैं।
नहीं, बाकी देखिए, बाकी आप कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। माउंट एल्ब्रुस जो है वो 2.5 लाख में हो जाता है, किलिमंजारो जो है वो 3.5 पौने 4 लाख में हो जाता है, तो बाकी सब कम कम में हो जाते हैं। सिर्फ माउंट एवरेस्ट ऐसा है कि जो महंगा है, क्योंकि वहाँ 2 महीने रुकना है आपको। हेलो मैम, नमस्कार। सबसे पहले तो सबकी तरफ से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने अपने इतने सारे एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए और हमें मोटिवेट किया। दूसरा सवाल मैम मेरा ये है कि शायद हम लोग अभी ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो कौन कौन से जो बेसिक एलिमेंट्स हैं एज अ ग्रुप जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और एज अ ग्रुप क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी हमको, और वहाँ पे कैसा फील होगा, और अंततः जब हम चोटी पे पहुँच जाएंगे तो कैसा फील होगा, अगर वो एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहें तो। थैंक यू। जब आप ट्रैकिंग पे जाने वाले रहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने गियर्स पता होने चाहिए और किस हाइट पे आप जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, और लेयरिंग करके आप कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिस भी आप कंपनी के साथ जा रहे हैं वो आपको ज़रूर बोलेगा कि हमारे पास सब कुछ मेडिकल की सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ नहीं होती हैं। वो आपको लपेट के नीचे ज़रूर लेके आएंगे, ऐसा नहीं है, बट दवाइयाँ उनके पास नहीं होती हैं, तो हमारी जो जनरल दवाइयाँ वो हमेशा अपने पास रहनी चाहिए। हाई एल्टीट्यूड के लिए एक डायमॉक्स करके मेडिसिन होती है, वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट गई थी तो उससे भी ऊपर की 2 और दवाइयाँ होती हैं जो मेरे पास थी, और मैं हमेशा अपने पॉकेट में रखती थी, तो 2-2 टैबलेट्स हमेशा आपके पॉकेट में होना चाहिए। तो जो जनरल दवाइयाँ हैं, बुखार की है, लूज़ मोशन, अधिकतर पहाड़ों पे लूज़ मोशन और वोमिटिंग और सिर दर्द होता है, तो आप डिस्प्रिन ज़रूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि वहाँ ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, तो आप एक्लेमेटाइज ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। और अगर आपको गर्म पानी मिलता है तो कोशिश करिए कि पूरे टाइम आप गर्म पानी पीजिए, ताकि आपका ब्लड थिन रहे। जब आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो आपको ऑक्सीजन भी कम जाता है, और जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो RBC ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं वहाँ पर। तो आपने सुना होगा कि जब एथलीट होते हैं ना, जो रनर होते हैं, वो अपनी रनिंग के पहले पहाड़ों पे जाते हैं ताकि उनके ब्लड में RBC बढ़ जाएं, और जब वो नीचे आएँ और दौड़ लगाएं तो तेज़ी से ब्लड में ऑक्सीजन उनका तेज़ी से जाए और वो अपनी स्पीड बरकरार रखें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और ठंड से बचिएगा। एक और आपको बताती हूँ कि अगर आपकी उंगलियाँ ठंडी हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने ऊपर लेयर कम पहने हैं। आप ग्लव्स पहन लेंगे तो लगेगा कि शायद ग्लव्स के कारण गर्म हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आपने ऊपर लेयर कम पहनी है। अगर पैर की उंगलियां ठंडी हो रही है, इसका मतलब आपने पैरों में लेयर कम पहनी है, तो आप लेयरिंग बढ़ा लेंगे तो आपके हाथ और पैरों की उंगलियां गर्म रहेंगी। और बाकी आप जाने के पहले मेरा नंबर ले लीजिएगा, तो मैं आपको और भी जानकारियाँ दे दूँगी। महिलाओं को तो शायद मैंने बहुत गुर दे दिए हैं, तो कुछ उनको क्वेश्चन पूछना ही नहीं थे। So much, ma'am, for sharing your, I should say that for your rigorous success journey. And thank you so much. And thanks to our DG sir also for keeping this session for all of us. Truly, ma'am, you are inspiration for all of us. Now, before calling our officer trainee for vote of thanks, I request our director sir to present a small token of gratitude to ma'am with the Gondi painting. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, I invite our officer trainee from 1-1 Foundation course batch to deliver a vote of thanks. कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो,
इस पंक्ति को अभी तक हमने सुना था, लेकिन हमारे सामने जो मैम बैठी हुई हैं उनने इसको साकार कर दिया है। तो मैं भगवान दास रजक, सहायक संचालक लोक शिक्षण, फाउंडेशन बैच 121 की ओर से मैम आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके हमको मार्गदर्शन प्रदान किया है। आपका जीवन एवं संघर्ष एवं उपलब्धियां हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपने यह सिद्ध किया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी शिखर असंभव नहीं है। आपके संघर्ष एवं सादगी ने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है एवं मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार के सेशन हमको मिलते रहेंगे, जो कि हमको आगे की सर्विस में निश्चित रूप से काम आएंगे। धन्यवाद मैम।